तो देखिए, नेपाल में कल से ही हिंसा भड़की हुई है और नेपाल हिंसा से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, लगातार इस चीज की चीजें निकलकर सामने आ रही थी और मांग हो रही थी कि पीएम ओली को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और देखिए, तस्वीरें साफ हो गई है और ये मांग जो है, प्रदर्शनकारियों की मांग, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है, जहां पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसके पहले हमने देखा कि सुबह से ही लगातार मंत्रियों का इस्तीफा चल रहा था, लगातार इस्तीफे का दौर चल रहा था और इस बीच पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिस तरीके से हम न्यूज इंडिया लगातार इस खबर पर बना हुआ तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। इसी बीच ये बड़ी जानकारी, जहां लगातार देखिए 2023, 2024 और आज 2025 का ये दौर, जब श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में भी तख्ता पलट कंप्लीटली अब नजर आ रहा है। पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सबसे थोड़ी देर पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम ओली देश छोड़कर भाग सकते हैं और हेलीकॉप्टर की भी हमने आपको शॉट्स दिखाए थे, जब ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ नजर आया था और कयास ये भी लगाया जाता था। नेपाली मीडिया का ये दावा था कि पीएम ओली इसी हेलीकॉप्टर से देश छोड़ने के फिराक में है। और देखिए, लगातार उग्र प्रदर्शन, लगातार हो रही मांगों के बीच पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी जानकारी है, अहम खबर, क्योंकि अब नेपाल नेतृत्व विहीन हो चुका है। कल से ये प्रदर्शन लगातार चल रहा था, काफी उग्र प्रदर्शन, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर पथराव किया, आगजनी की। उसके बाद हमने देखा कि प्रदर्शन के बाद सेना और आर्मी ने जब मोर्चा संभाला तो लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां तक चलाई गई। इस गोली चलाने की घटना में 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। न सिर्फ इतना, बल्कि 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल भी हुए थे। और इसी के बाद से ये जो जेंजी के बच्चे इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं नेपाल में, इनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और इसके बाद वो वहीं नहीं रुके, बल्कि संसद भवन में घुस चुके हैं। कई मंत्रियों के घर पर, कानून मंत्री और संचार मंत्री, इतना कि नहीं वित्त मंत्री, इन सभी के घरों पर घुसकर आगजनी, तोड़फोड़ की। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के निजी आवास में भी घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें, ये खबर अब क्लियर हो चुकी है कि पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लगातार पीएम ओली के पद से इस्तीफे की मांग हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार कह रही थी कि ये जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है, वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स ने हमारे साथ कोई करार नहीं किया है। लेकिन वहां के जो जेनजी के बच्चे, यानी कि जो युवा है, उनको बहकाया नहीं जा सकता। देखिए, आमतौर पर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें सामने आती है जो झूठी भी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां के जो लोग थे, वहां की जो जनता है, वो समझती है कि भ्रष्टाचार देश में चरम पर है। भ्रष्टाचार की वजह से पीएम ओली के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया। और कल के इस प्रदर्शन के बाद, हिंसक प्रदर्शन के बाद, बैन हटा लिया गया। लेकिन प्रदर्शनकारी वहां नहीं रुके, क्योंकि 20 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद से उनका आक्रोश बढ़ता गया। लगातार मांग हो रही थी कि पीएम ओली अपने पद से इस्तीफा दे और पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर नेपाल में क्या आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, तब नेतृत्व फाइनल होगा। क्योंकि हमने देखा था, ऐतिहासिक 2024 का वो फैसला था जब दो विरोधी पार्टियां एक साथ आती हैं और चुनाव के बाद सत्ता पर काबिज होती है, यानी कि सरकार बनाती है, जिसमें नेपाली कांग्रेस और पीएम ओली की कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी। तो नेपाली कांग्रेस 88 सीटें लेकर आई थी, तो वहीं पीएम ओली की जो पार्टी थी उसे 79 सीटें हासिल हुई थी। दोनों ने मिलकर सरकार बनाया था। लेकिन देखिए, विरोधी पार्टियां हैं तो जाहिर सी बात है, मतभेद और मनभेद दोनों हमें देखने को मिला और इसी का नतीजा जब आज पीएम ओली को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा है, नेपाल में कई बार प्रदर्शन हुआ है, कई बार नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर, क्योंकि पहले भी हिंदू राष्ट्र था नेपाल, बाद में बीच में ये फैसला वापस ले लिया गया था। इसको लेकर भी हमने प्रदर्शन देखा है। और एक बार फिर से देखिए, नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर, नेपोटिज्म को लेकर युवा सड़क पर आपको नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये शॉट्स जो आपको अभी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, कितनी भारी संख्या में युवा जो हैं वो सड़क पर नजर आ रहे हैं। लगातार युवाओं की ओर से एक ही मांग हो रही थी कि पीएम ओली को इस्तीफा देना होगा। पीएम ओली ने अब इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि अब नेपाल का नेतृत्व कौन करेगा, अब सत्ता कौन संभालेगा? क्या इन छात्रों में से, क्या इन युवाओं में से कोई प्रतिनिधित्व करेगा? क्योंकि बांग्लादेश में जब ऐसा हुआ था, जब हमने देखा था कि बांग्लादेश में भी शेख हसीना के घर पर घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी, प्रदर्शन किया था, शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। पीएम ओली दुबई जा सकते हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। नेपाली मीडिया का यह दावा है कि पीएम ओली दुबई जा सकते हैं, बीमारी का बहाना लेकर दुबई जाएंगे। लेकिन दुबई ऐसा देश है जो इन तमाम मुद्दों से अलग रहना चाहता है, वो किसी के राजनीतिक मुद्दों में दखल नहीं देता। तो अगर पीएम ओली दुबई जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिन तक शरण लेना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और
ये भी कह सकते हैं, क्योंकि दुबई का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा होने वाला है और क्योंकि एक फ्यूल का भी मैटर हो जाता है। हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान भी बने हुए थे, उन्होंने भी ये बात बताई कि किस तरीके से ये पूरा जो तख्ता पलट का ये जो प्रयास लगातार किया जा रहा था, इसमें देखिए लगातार प्रदर्शनकारियों को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होगा, इसके बाद जो वहाँ की जनता है वो चुनेगी कि कौन सरकार पर चलाएगा, कौन सत्ता पर काबिज होगा, या फिर यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि हमने देखा बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस इस वक्त सरकार चला रहे हैं, एक स्टेपनी की तरह सरकार चला रहे हैं, चुनाव अब तक वहां पर नहीं हुए हैं, तो क्या नेपाल की भी वही स्थिति हो जाएगी। सोचने की बात और चिंता की बात यह भी है, क्योंकि 2023 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश, 2025 में नेपाल, भारत के ये तीनों पड़ोसी देश जिनके साथ भारत के खास रिश्ते थे, वो सभी कहीं ना कहीं हिंसा और इस तरीके के तख्तापलट की चीज़ों से जूझ रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा, ये देख सकते हैं आप कि लगातार प्रदर्शनकारी बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। अब कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है प्रदर्शनकारी अब पीएम ओली के इस्तीफे के बाद शांत हो जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस प्रदर्शन का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब प्रदर्शन होता है, जब रैली निकलती है, तो कोई ना कोई एक सीनियर होता है जो नेतृत्व करता है, लेकिन इस प्रदर्शन का नेतृत्व कोई नहीं कर रहा। यहाँ पर सब अपने आप में तुर्रम खां हैं और कौन किसकी बात सुनेगा, ये भी एक सोचने की बात होगी कि जब इस पूरे मुद्दे को लेकर बैठक होगी कि किस तरीके से प्रदर्शन को रोका जाए, क्योंकि अब तक करोड़ों का नुकसान अगर हम कहें तो नेपाल को हो चुका है, क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टीज पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला है। आप देख सकते हैं आगजनी किस तरीके से की गई है, मंत्रियों के घरों में ये प्रदर्शनकारी घुसे हैं, आगजनी की है। न सिर्फ पीएम ओली, क्योंकि अब वो पीएम रहे नहीं है, इस्तीफा दे दिया है, तो ना सिर्फ पूर्व पीएम ओली अब देश छोड़ सकते हैं, बल्कि कई ऐसे मंत्री भी हैं जो देश छोड़ने के फिराक में हैं। तो नेपाल की हिंसा से जुड़ी एक बड़ी जानकारी अब तक सामने आ रही है। पीएम ओली के पद से इस्तीफे की लगातार मांग हो रही थी और इसी बीच पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद से अब स्थिति कैसी होगी ये देखने की बात होगी, क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पीएम ओली इस्तीफा दे और ये सरकार बर्खास्त हो। और इसी के साथ देखिए 21 सांसदों ने इस्तीफा देकर इस प्रदर्शन को जो है अपना समर्थन दिया था। हजारों लोगों ने देखिए बैरिकेड तोड़कर वो अंदर चली गई और बैरिकेड तोड़ने के बाद देखिए प्रदर्शनकारियों पर आर्मी ने गोलियां भी चलाई थी, पुलिस भी प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बजाती हुई नजर आई थी। लेकिन ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से ये पूरी चीज़ें निकलकर सामने आई थी, नेताओं के घरों पर जो आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, लेकिन इन सब के बाद क्योंकि पीएम ओली ने जब इस्तीफा दे दिया है, तो क्या इसके बाद की तस्वीरें होंगी, क्या नेपाल में ये जो हिंसा भड़की है ये शांत होगी, ये सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार ये जो है हिंसा चल रही थी, इसको लेकर ओली, पीएम ओली जो वहाँ के थे, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या एक बार शांति की ओर नेपाल बढ़ेगा या फिर इन प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए कौन आएगा? इन तमाम चीज़ों पर सवाल लगातार बने हुए हैं। तो जिस चीज़ की मांग प्रदर्शनकारी लगातार कर रहे थे और देखिए प्रदर्शनकारियों की इस मांग को केपी शर्मा ओली ने पूरा कर दिया है और हमने देखा काठमांडू में प्रदर्शन भी हुआ और तख्तियां लेकर वहां पर प्रदर्शनकारी नजर आए जिस पर लिखा था केपी चोर गद्दी छोड़। और इसके बाद ये प्रदर्शनकारियों के पूरे इस मांग के बाद, प्रदर्शन के बाद, उग्र प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल आर्मी चीफ ने केपी शर्मा ओली से इस्तीफा देने के लिए कहा और प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को पीटा। देखिए और इस्तीफा मांगा गया था केपी शर्मा ओली से और ताज़ा रिपोर्ट से बताती हैं कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं बल्कि देखिए प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को भी घेर रखा था। इसी बीच प्रधानमंत्री ओली जो हैं वो कहीं पर छिपे हुए हैं, यानी कि खबर ये भी आ रही है कि वो इस वक्त कहीं पर छिपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर प्रदर्शनकारियों को ये बात पता चल जाएगी कि वो कहाँ पर हैं तो वो वहाँ पर भी धावा बोल सकते हैं। क्योंकि प्रदर्शनकारी उस गुप्त जगह की, यहाँ पर जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देने के बाद भी छुपे हुए हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं और उनको डर है कि अगर वो प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ गए तो कोई ना कोई ऐसी घटना हो सकती है और इसीलिए वो गायब इस वक्त नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल तीसरे
मंत्री बने जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। न सिर्फ इतना बल्कि जैसा कि हम बात कर रहे थे, क्योंकि दो पार्टियों ने मिलकर 2024 में तो देखिए अब हम आपको एक ताजा तस्वीर दिखाएंगे। पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे को मंजूरी मिल गई है। ये तस्वीरें हम आपको उस लेटर की दिखा रहे हैं जो पूर्व पीएम ओली ने राष्ट्रपति को लिखा था, और देखिए राष्ट्रपति को ये इस्तीफा लिखा गया और पीएम ओली का ये इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अहम जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त नेपाल से सामने आ रही है, जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से, यानी कि प्रधानमंत्री ओली जिनसे लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इनको हम कह सकते हैं कि ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ओली की लगातार इस्तीफे की मांग हो रही थी। इसी बीच ओली ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की स्थिति सामान्य हो जाएगी। ये जो उग्र प्रदर्शन युवा कर रहे थे, ये अब शांत हो जाएंगे। क्या नेपाल में एक बार फिर से शांति बहाल होगी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब इनका मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही मंत्रियों के इस्तीफे का दौर लगातार चल रहा था। अब तक 10 से ज्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इसी बीच ये लेटर जो है एक्सक्लूसिव न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि लगातार न्यूज इंडिया नेपाल के हालत पर नजर बनाए हुए हैं और आप तक ये ताजा तस्वीरें भी हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि केपी शर्मा ओली को लेकर काठमांडू में भी प्रदर्शन हो रहा था, और काठमांडू में जो प्रदर्शन हो रहा था उस पर तख्तियों पे लिखा था केपी चोर गद्दी छोड़। और एक बार देखिए, केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा लिखा, इस्तीफा राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति के द्वारा इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। तो नेपाल में भारी प्रदर्शन के बीच अगर हम कहें तो नेपाल के जो सेना प्रमुख है अशोक राज सिंघले, उन्होंने प्रधानमंत्री ओली से कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि ये प्रदर्शन रुक जाए तो कहीं ना कहीं आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस सलाह को मानते हुए केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को ये हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग इसमें घायल भी हैं। इसके बाद भी देखिए देश के हालात बेकाबू हो चुके हैं, और तो और इतना ही नहीं बल्कि वित्त मंत्री जो नेपाल के थे उनको भी प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा कर पीटा है। यहां तक की खबर तो ये भी है कि ओली इस्तीफा देने के बाद अब देश छोड़ सकते हैं, यानी कि दुबई जा सकते हैं, और माना यह भी जा रहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट का वो बहाना लेंगे। और तो और निजी एयरलाइन कंपनी हिमालयन एयरलाइन को इस यात्रा के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है, सूत्रों के हवाले से और नेपाली मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। ओली ने पहले ही अपने डिप्टी प्रधानमंत्री को कार्यवाहक जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, जबकि कई मंत्री उनके कैबिनेट से इस्तीफा भी दे चुके हैं। देखिए ये जो जानकारियां निकलकर एक एक करके सामने आ रही है, नेपाल की स्थिति इस वक्त चिंताजनक है, तस्वीरें भी बयां कर रही हैं, और तो और प्रदर्शनकारियों ने संसद को भी घेर रखा है। इसी बीच देखिए सेना ने जो है वो प्रधानमंत्री जो इस वक्त केपी शर्मा ओली थे उन्हें गुप्त जगह पर रखा था, और लगातार केपी शर्मा ओली को प्रदर्शनकारी ढूंढ रहे थे। लेकिन ताज़ा अपडेट अब ये सामने आ गई है कि केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे को मंजूरी मिल गई है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसके बाद नेपाल का नेतृत्व कौन करेगा, सत्ता किसके हाथ में होगी? क्या एक बार फिर से बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल नेपाल का होगा? हमने देखा है, लेकिन सवाल ये भी उठता है क्योंकि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हर एक साल पे लगभग 1 साल का वो समय बीतता है जब भारत के पड़ोसी देश में ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आती है। तो सोचने की बात होगी कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि लगातार 3 साल और 3 भारत के पड़ोसी देश ऐसी ही दुविधा, ऐसी ही परेशानी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर तख्ता पलट तक की नौबत आ गई। अब देखिए 2 देशों में तो तख्ता पलट हो गया, लेकिन नेपाल की बात है जहां पर केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आगे क्या होगा, इस पर कहीं ना कहीं संशय लगातार बना हुआ है। तो देखिए प्रदर्शन लगातार कल से चल रहा है और काठमांडू में दूसरे दिन भी जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने मंत्री को पीटा है, वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा कर जमकर पीटा है। भीड़ ने 4 मंत्रियों को घर में उनके घर के आग के हवाले कर दिया। काठमांडू के हिल्टन होटल में भी आगजनी की गई। तो देखिए लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। 4 मंत्रियों के घर को आग के हवाले कर दिया गया। राष्ट्रपति के निजी आवास में प्रदर्शनकारी घुसे, तोड़फोड़ की, फोटो फ्रेम्स तोड़े हैं, और तो और ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं नेपाल की हालत इस वक्त काफी चिंताजनक बनी हुई है।
अरविंद सिंह तेजावत सर हमारे साथ जुड़ गए, विदेश मामलों की जानकार है, उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, कीमती वक्त देने के लिए आपका धन्यवाद। सर चर्चा यही बनेगी क्योंकि नेपाल इस वक्त काफी चिंताजनक स्थिति में है और अब केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो हम क्या माना जाए कि अब प्रदर्शन रुक जाएगा, नेपाल अब पहले जैसे हालात में लौट आएगा, प्रदर्शन शांत हो जाएगा, क्या होने वाला है सर आगे? जहां तक मुझे लगता है कि अभी लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। और यह गुस्सा दरअसल उस व्यवस्था के खिलाफ है जहां से युवाओं को काफी उम्मीद है। दरअसल आप देखेंगे कि इस पूरे ही दक्षिण एशिया में युवाओं की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर उनकी आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए ये जो वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें वह क्षमता नहीं है, और यहाँ तक कि उनको रोजगार तक नहीं दिया जा पा रहा है। और दरअसल जहां युवा आबादी ज्यादा होती है वहां पर सबसे बड़े सामाजिक आंदोलन होने की संभावना होती है। चाहे हम यूरोप से तुलना कर ले, जब यूरोप की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ज्ञान विज्ञान ने वहां पे मौतों को कम कर दिया था, और आबादी बढ़ने के बाद में हम देखते हैं कि वहां पे बड़े आंदोलन हुआ, चाहे वो मैग्ना कार्टा की संधि हो, या चाहे वो फ्रांस का मूवमेंट हो, हम्म। या फिर रूस में वो कम्युनिस्ट मूवमेंट, और बाद में जो बोल्शेविक मूवमेंट हुआ। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वहां की युवा आबादी थी। और यही हालत अभी दक्षिण एशिया में है, क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्था जो कि वहां से यूरोप से आयातित की गई है, जो यहाँ की वर्तमान परिस्थितियों में ठीक नहीं है। और खासकर प्रजातंत्र ने जैसा काम पश्चिम में किया है वैसा दक्षिण एशिया में प्रजातंत्र ठीक से काम नहीं कर पाया है। तो ये नेपाल का आंदोलन उसी की कड़ी है। और हम्म। इससे पहले हम श्रीलंका और बांग्लादेश में हम्म। इस तरीके के आंदोलन देख सकते बिल्कुल हैं। अरविंद अरविंद सर, मैं यही समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल, तख्तापलट दोनों देशों में हमने देखा, तो क्या अब नेपाल की बारी है, ये मान लिया जाए? मैंने पूरे क्षेत्र का जिक्र किया, और खाली यहाँ मसला श्रीलंका का, बांग्लादेश का या नेपाल का ही नहीं है। हम्म। हम देखेंगे कि पाकिस्तान में भी असंतोष उसी स्तर पर है, पर क्योंकि भारत और पाकिस्तान अपेक्षाकृत बड़े देश हैं, इसलिए किसी भी आंदोलन का या विद्रोह का असर उस तरीके से सत्ता परिवर्तन में देखने को नहीं मिलता है। भारत क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है, पर आप यहाँ पर भी देखेंगे, चाहे वो किसान आंदोलन हो या समय समय पर जो युवा बेरोजगार जो हिंसा करते हैं, और खासकर चाहे वो गुड़गांव के मजदूरों के आंदोलन हो, या हम्म। उधर बिहार में बेरोजगारों के आंदोलन हो, या तमाम पूरे ही इस दक्षिण एशिया में आबादी क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रही है हम्म। और उसमें असंतोष है। वो वर्तमान शासन व्यवस्था क्योंकि वो पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि आजादी के बाद में यहाँ से राजनीतिक रूप से अंग्रेज तो चले गए, हम्म। पर उसके बाद में जो व्यवस्था जो कायम की गई वो यहाँ की जरूरतों के अनुरूप नहीं थी। केवल ऐसा कहा जाए कि काले अंग्रेज चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, और उनकी जगह काले अंग्रेज आ गए। तो शासन में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और क्योंकि युवा है और युवाओं के सपने बहुत तेज हैं, और वो युवा चाहते हैं कि हम्म। वह कुछ करे, क्योंकि युवाओं में जोश भी अधिक होता है। और उस तरीके से रोमांस अधिक होने के कारण, ये रोमांस का अर्थ दरअसल कुछ भी कर गुजरने का अर्थ है। तो हम्म। रोमांस की भावना अधिक होने के कारण, और युवा क्योंकि रोमांटिक होता है, हम्म। तो उसके कारण हम ये देखते हैं कि वह बहुत जल्दी आंदोलनरत हो जाता है, और वह बहुत ही तेजी से प्रतिक्रिया भी देने लगता है। पर इसमें सबसे खराब बात यह है कि इन आंदोलनों के बाद में प्राय अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है, जो हम श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल के संदर्भ में देख सकते हैं। तो ये अराजकता हमेशा खतरनाक होती है, और ऐसे में अराजकता से पूरा ही शासन तंत्र बर्बाद हो जाता है, और उसका अंतिम नुकसान देश और समाज को होता है। तो बात यह कि जब तक आंदोलन नेतृत्व युक्त नहीं होगा हम्म। और वह नेतृत्व विजनरी नहीं होगा, तब तक ऐसे आंदोलनों का कोई खास फायदा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल जी। अरविंद जी, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए अभी तक ये था कि प्रदर्शनकारियों का भी कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, ये प्रदर्शनकारी सब अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे, और अब था कि मीटिंग होगी, लेकिन सवाल लगातार यही था कि आखिर जब मीटिंग होगी, क्योंकि आप भी बता रहे कि ये अभी इनका गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, तो आखिर ये कहाँ जाकर रुकेगा? आखिर इनके तरफ से कौन बातचीत करने, कौन वो डेलीगेशन बैठेगा जब बात होगी और शांति बहाल होगी? क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो कहीं ना कहीं अब तक हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, और आगे भी सेम स्थिति बनी रहेगी।
बिल्कुल ठीक कहा है। कुछ टेक्निकल हैच की वजह से आखिरी बात मैं आपकी सुन नहीं पाया। हम्म। पर मैं आपके पहली बात का जवाब देता हूँ कि ये आंदोलन कहाँ रुकेगा। दरअसल जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो उन्हीं में से कुछ नया नेतृत्व तैयार होता है। अब ये जो नया नेतृत्व है वह कितना शक्तिशाली हो पाएगा या कि वह विजनरी है या नहीं है, यह निर्भर करता है। अगर हम खासकर दिल्ली के संदर्भ में अगर हम जिक्र करें तो आंदोलन से केजरीवाल निकले थे। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सत्ता भी संभाली, लंबे समय तक सत्ता संभाली, पर क्योंकि उस पार्टी का कोई विजन नहीं था, जो परंपरा से जो चली आ रही थी, सत्ता को चलाने का जो तरीका था, तो उनका परंपरागत तरीका ही रहा, इसलिए वो कुछ नया नहीं कर पाए। और उसी का नतीजा हुआ कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को सत्ता से हटा दिया गया। ठीक इसी तरीके से इन्हीं आंदोलनों से नेतृत्व निकल कर आता है, पर यह नेतृत्व निकल कर ही आए और वह नेतृत्व विजनरी ही हो, उसका कोई दूरदृष्टि हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है हर बार। और ऐसे में पूरे समाज या पूरे देश के अराजकता में ढकेले जाने की संभावना होती है। यहाँ मैं एक खास बात ये कह रहा हूँ कि यह आंदोलन का एक जो वजह होती है कि यह आंदोलन लंबा कितना चल सकता है। जब तक असंतोष को आप हवा नहीं देंगे, जब तक असंतोष पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। यह असंतोष को ऐसे सेटिस्फाई किया जा सकता है जैसे सेफ्टी वॉल्व का जो थ्योरी होती है कि हमने कोई जो जिम्मेदार लोग थे, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया या जो सरकार या राष्ट्राध्यक्ष थे वो देश छोड़ के चले गए और उनकी जगह कुछ नए लोग आ गए, जैसा कि श्रीलंका में थोड़े से समय के लिए हुआ था। तो ये जब सारी चीजें होती है तब एक जनता का गुस्सा जो है वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। और क्योंकि यह एक आकस्मिक प्रतिक्रिया होती है, इसलिए यह गुस्सा भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। यहाँ पर एक खास चीज जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि हमारे जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो वेस्ट से आयातित है, चाहे यहाँ की जुडिशरी हो या चाहे यहाँ की कार्यपालिका हो या अन्य सत्ता संस्थान जो कि कानून बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो केवल वेस्ट की स्टाइल में ही काम कर रहे हैं। वेस्ट में तो वो ठीक से काम कर रहा है क्योंकि वहां पॉलिटिकल अवेकनिंग है, जनता में जागृति है। पर वही सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, भारत और दक्षिण एशिया के संदर्भ में ठीक से काम इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ न्यायपालिका जो हमारा पुराना तंत्र था, जो परंपरागत तंत्र था, उसको जो औपनिवेशिक शासन में बर्बाद कर दिया गया और नया तंत्र इतने अधिक पैसों की मांग करता है कि न्याय नहीं मिल पाता है। और ठीक वैसे ही जो जरूरी कानून जिसका निर्माण करना चाहिए अलग अलग संसदों को, चाहे वो किसी भी देश की संसद हो, तो वे जो सांसद है वो ठीक से एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें एक सिस्टमेटिक एरर होता है। पूरी जो व्यवस्था के संदर्भ में एक कहीं ना कहीं एरर होता है कि वो काम नहीं कर पाते हैं, कई बार चाहते हुए भी काम नहीं कर पाते हैं और कई बार तंत्र के कारण काम नहीं कर पाते हैं। तो दोनों ही चीजें होती है। तो ये जो आंदोलन है ये शुरुआत में हिंसक होते हैं, कुछ नुकसान हो सकता है, पर इन आंदोलनों का बड़े पर्सपेक्टिव में भविष्य ठीक होता है और आप और हम अपने जीवन काल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। जो ये आंदोलन है उसके अग्रगामी है, ये अग्रिम सूचना देते हैं कि दक्षिण एशिया आने वाले दिनों में किस तरफ जाएगा। बिल्कुल। पीएम ओली के बिल्कुल देखिए, आपको सर ये भी बता दें कि इस वक्त पार्लियामेंट को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें अभी अभी ताज़ा आई हैं जहां पर हमने सुना था कि संसद भवन को पहले तो प्रदर्शनकारियों ने घेरा और अब आग के हवाले कर दिया है। ये जो करोड़ों का नुकसान, सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप से समझना चाहेंगे। और लगातार देखिए अब तो केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन ये गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। कब शांत होगा और क्या ये और नुकसान करवा कर मानेगा? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी भी है जो इसमें हताहत हो रहे हैं, कई इसमें घायल भी हो रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां संसद भवन को देखिए नेपाल में आग लगा दिया गया। जी सर। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा है ये कि दो सर आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी सर। इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं। देखिए एक और संसद भवन को आग लगा दिया गया है, दूसरी ओर देखिए केपी शर्मा ओली के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये दो तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है क्योंकि लगातार नेपाल के हालत पर न्यूज इंडिया
अपनी नजर बनाए हुआ और तमाम अपडेट्स आप तक पल पल की अपडेट्स पहुंचाने का काम कर रहा है। ये दो तस्वीरें बयां करती है कि अगर युवा भड़कते हैं तो ऐसी तस्वीरें, ऐसी आगजनी और ऐसी उग्र प्रदर्शन सामने आते हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले संसद भवन को घेरा गया, प्रदर्शनकारी अंदर घुसे, तोड़फोड़ की और संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। और अब देखिए केपी शर्मा ओली के घर पर भी आग लगा दी गई है, आग के हवाले कर दिया गया है। और हमारे साथ अरविंद सर बने हुए, उनका रुख करेंगे। सर, ये दो तस्वीरें सामने आई हमारे, जहां संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया गया, केपी शर्मा ओली के घर को आग के हवाले कर दिया गया। खबर तो ये भी है कि सेना ने केपी शर्मा ओली को छुपा रखा है, वरना प्रदर्शनकारियों के अगर हत्थे चढ़ जाए तो फिर कुछ और ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और सबसे मजेदार बात यह कि जो सत्तासीन जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो लेनिनवादी मार्क्सवादी पार्टी है, एमएल की, जो वहां पे सरकार है दूसरे गठबंधनों के साथ में, तो इससे यह भी जाहिर होता है कि नेपाल में दरअसल कम्युनिस्टों की स्थापना तब हुई थी जब पूरे विश्व भर में कम्युनिस्ट आंदोलन का उतराव आ रहा था। रूस का पतन हो चुका था, खासकर जो पुराना सोवियत संघ था, सोवियत संघ का पतन हो गया था। चीन ने अपना लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया था। और ऐसे ही तमाम देशों में हम देखते हैं, जर्मनी जो था, जो खासकर जो ईस्टर्न जर्मनी था, वो वेस्ट में शामिल हो गया था और कम्युनिस्ट आंदोलन पूरे अवसान में था। तब नेपाल में वहां पे ऐसे दलों की सरकारें बनी थी जो कम्युनिस्ट थे। पर सबसे मजेदार बात यह कि आंदोलनों से निकली हुई पार्टी उन आंदोलनों की रेखा को नहीं समझ पा रही है। तो यह भी अपने आप में लिमिटेशंस बताता है कि दरअसल जो वामपंथी आंदोलन है या जो मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट आंदोलन है, वह भी अब बदली हुई परिस्थितियों में एक बेहतर समाज की स्थापना करने की गारंटी नहीं देता है। क्योंकि जिस प्रजातंत्र की स्थापना के लिए वो बात करते हैं, वह उस प्रजातंत्र की तो मार्क्सवाद में कहीं जिक्र ही नहीं है। वह मार्क्सवाद में ये कहा है कि सिर गिनने की जगह हम आगे योजनाएं क्या है वह गिने तो ज्यादा बेहतर होता है। तो यह भी एक फर्क है कि नई और बदली परिस्थितियों में। और हम यह भी जानते हैं कि बहुत सारे जो कम्युनिस्ट आंदोलनों में या वामपंथी मूवमेंट में जो परिवर्तन करना चाहते थे, चाहे वो अल्थुसर हो या तमाम ऐसे विचारक थे जो कि कम्युनिज्म में भी सुधार चाह रहे थे, जो नियो कम्युनिस्ट थे, उनको कहा गया कि ये विचारधारा से विचलन कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, पर इस सब चीजों में हमें ये देखना पड़ेगा कि शासन सत्ता की कोई नई विचारधारा या कोई नया तंत्र या कोई नया विजन लाना होगा जो पुराने एग्जिस्टिंग विजन से अलग होगा। चाहे वह वामपंथी क्यों ना हो या चाहे वह दक्षिण पंथ क्यों ना हो, वामपंथ या दक्षिण पंथ के भेद को भुलाकर अब हमें एक नया तंत्र लाना होगा जो कि जनता के हित के लिए काम करे। तभी मुझे लगता है कि यह सब कुछ सुचारू रूप से चल पाएगा। एक जो बात हमें ध्यान देनी है कि अराजकता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं हो सकती है। और इस तरीके से ये जो पार्लियामेंट पे, चाहे वो नेपाल में हमला हो रहा है या केपी, जो अगर ओली चले जाएंगे तो उनकी जगह दूसरे आएंगे, पर उनमें और ओली में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो यह खास चीज हमें ध्यान देनी होगी कि दरअसल यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ संस्थानों की बात है और विचारधाराओं की बात है कि हम कुछ ऐसा नया तंत्र खड़ा करें जो कि पहले वाले तंत्र से अच्छा हो। पर इसका अर्थ यह मतलब ये कह सकते हैं क्योंकि युवाओं की महत्वाकांक्षाओं के अकॉर्डिंग हमें अपने रोड मैप को तैयार करना होगा, चाहे देश कोई भी हो, सत्ता कोई भी हो, लेकिन जिस तरीके से युवा, अब देखते हैं कि युवा काफी महत्वाकांक्षी होते हैं अपने करियर को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर। तो ऐसे में सरकार को भी ऐसे ही तंत्र की स्थापना करनी होगी, क्योंकि नेपाल से जो तस्वीरें आई है वो काफी भयावह है। क्योंकि आप देख सकते हैं संसद भवन में आग लगा दिया गया है, केपी शर्मा ओली के घर पर आग लगा दिया गया, कई ऐसे मंत्री जहां पर आग लगाया गया है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो टाइमलाइन चला है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, क्या इसके पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ है? विदेशी ताकतों का हाथ होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि हम ये कहें कि सांप्रदायिकता के लिए अंग्रेज जिम्मेदार थे। पर दरअसल जब तक ईंधन नहीं होता है तब तक वह फ्लोरिश भी नहीं होता है। तो विदेशी सत्ता प्रदर्शन या डीप स्टेट हैं, वो तो काम करते ही हैं। खासकर बांग्लादेश के संदर्भ में यह जरूर कहा गया था कि वहां अमेरिकन डीप स्टेट का हाथ था। पर यह तंत्र या ये डीप स्टेट या जो विदेशी सत्ताएं हैं वो तभी काम कर पाती है जब वहां उसको उगने की या वहां विकसित होने की वो भूमि हो। जब तक ये अंदर संभावना नहीं होती है तब तक विदेशी ताकतें
वहां काम नहीं कर सकती है। पर नेपाल के संदर्भ में कौन सी ऐसी विदेशी सत्ता हो सकती है जिसने ये किया हो, यह थोड़ा सा आश्चर्यजनक हो सकता है। क्योंकि अभी सीधा सीधा किसी भी देश पे आरोप लगाना अभी ठीक नहीं होगा, या कि जो परिस्थितियां हैं वह ऐसा इशारा नहीं करती कि किसी विदेशी सत्ता के कारण ऐसा हुआ होगा। ठीक है। सर, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से समझे, क्योंकि भारत और नेपाल के तीनों ही देश जहां पर तख्ता पलट हुआ है, उन तीनों देशों के साथ में भारत के अलग अलग रिश्ते रहे हैं, किन्हीं के साथ खास रिश्ते भी रहे हैं। लेकिन अगर नेपाल के साथ करते, क्योंकि नेपाल से हमारा पारंपरिक रिश्ता भी है, शादियां भी दोनों देशों के बीच में होती रही है, ऐसे में ये हिंसा, ये प्रदर्शन और इस तरीके के तख्ता पलट की तस्वीर भारत के लिए किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं? मैंने जैसा कि पहले भी आपको जिक्र किया कि भारत एक बड़ा देश होने के कारण यहाँ उस तरीके से आंदोलन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उस सत्ता प्रतिष्ठान में या उस तंत्र में उन आंदोलनों को दबाने की क्षमता होती है। तो क्योंकि बाकी जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो छोटे छोटे देश हैं, पर यह इस चीज की घोषणा करता है, खासकर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में अब नेपाल, और अब नेपाल के बाद में पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा जल्दी ही भूचाल आ जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो यह एक तरीके का पूर्व सूचना है कि ये संसार का ये जो दक्षिण एशिया वाला हिस्सा है, यहाँ पे असंतोष बहुत तेजी से है। सबसे ज्यादा तो ये तस्वीरें हम आपको नेपाल से दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। देखिए, लोगों के अंदर जश्न देखा जा रहा है, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लगातार इस्तीफे की मांग हो रही थी, और इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया, और उसके बाद लोगों में जश्न का माहौल देखने को मिला है, और वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केपी शर्मा ओली को लगातार कहा जा रहा था कि इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफे के बाद लोगों में खुशी देखी जा रही है। देख सकते हैं आप कि सड़कों पर युवा उतरे हुए हैं, और लगातार वो थम्स अप का इशारा कर रहे हैं, यानी कि हम जो मांग कर रहे थे हम सक्सेसफुल रहे। दो मांगे कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया से बैन हटाया जाना, जिसको लेकर सरकार ने यह ऐलान कर दिया था कि सोशल मीडिया से सारे बैन हटा लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी मांग हो रही थी कि केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और इस्तीफा देने के बाद देखिए, जश्न मनाते हुए ये प्रदर्शनकारी, युवा प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। और देखिए, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। रजत जी, जिस तरीके से देखिए नेपाल में तख्ता पलट को लेकर बात की जा रही थी, केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और अब ये युवा प्रदर्शनकारी काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि प्रदर्शन अब रुक सकता है? दिखा रहे हैं वो जश्न के विजुअल्स हैं। लगातार जितने भी युवा हैं वो सड़कों पर हैं और जश्न मना रहे हैं। वो यही चाहते थे। आप देखिए, जो सस्टेन कर पाई सरकार, वो मात्र 24 घंटे सस्टेन कर पाई है। कल अगर ये विद्रोह शुरू हुआ था तो आज होते होते सब कुछ बदल जाता है। केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ता है, और इस्तीफे से पहले वहां की सेना भी ये पेशकश करती है कि अगर आप चाहते हैं कि नेपाल के अंदर शांति हो, आप चाहते हैं इस तरीके की आगजनी ना हो, आप चाहते हैं कि फर्दर जो एजिटेशन है वो एस्केलेट ना करे, तो इस्तीफा दें। केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। हेलीकॉप्टर्स के शॉट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जितने भी मंत्री थे उन मंत्रियों के घर को आग लगा दी गई है, संसद भवन के पास आग लगाई गई है, सड़कों पर आगजनी की गई है, और अब जश्न है। यही युवा चाहते थे। सोशल मीडिया बैन को लेकर यह विद्रोह शुरू हुआ था, और सरकार के तख्ता पलट पर जाकर यह खत्म हो रहा है। बिल्कुल रजत जी, ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार मांग तो की जा रही थी, अब ये मांग भी पूरी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया, केपी शर्मा ओली के घर को आग के हवाले कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए, ये विद्रोह था, और जितना जेंजी, जो ये नाम दिया गया जेंजी, यानी वो लोग जो लगभग 18 से 35 साल के बीच में हैं, वो सब सड़कों को थे, और एग्रेशन इतना था कि सरकार वहां कंट्रोल नहीं कर पाई।
मिलिट्री के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मिलिट्री क्या कर रही थी, क्या मिलिट्री लगाने के लिए रोका गया। लेकिन जब मिलिट्री ने यह कहा कि केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे दें, उसके बाद ही ये लोग शांत होंगे, तो ये ठीक था कि मिलिट्री भी अपने आप को एक लेवल तक रोक के रखी हुई थी, मिलिट्री को नहीं लगाया गया। कई युवकों की मौत भी हुई गोलीबारी में, उसके बाद कई लोग घायल भी हुए, लेकिन अंततः इस्तीफा देना पड़ा। मंत्री छितिर बितिर हैं, लगातार जितने भी बड़े लोग हैं जो सरकार से, सत्ता से जुड़े हुए थे, वो सिर्फ इस फिराक में है कि कैसे नेपाल को छोड़े, नेपाल की सीमाओं से बाहर निकले और सुरक्षित रहे, क्योंकि उनके घर, प्रॉपर्टीज, जितने सरकारी आवास थे, सबको आग के हवाले कर दिया गया। रजत जी, क्योंकि नेपाली मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा था कि केपी शर्मा ओली देश छोड़ सकते हैं, इस पूरी जानकारी पर क्या अपडेट सामने आया? बिल्कुल, देखिए लगातार जो शॉट्स आए हैं, जो वहाँ के सूत्र यही बताते हैं कि हेलीकॉप्टर से, चॉपर से वो फ्लाई करे हैं। कहाँ गए हैं, किस देश की शरण में गए, ये फिलहाल अब तक क्लियर नहीं है। ना ही नेपाल सरकार या विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई अभी औपचारिक ऐलान इसका किया गया है। इस्तीफा दे दिया है, ये खबर पुख्ता है। बिल्कुल, और सेना ने इस वक्त, देखिए खबरें ये भी आ रही थी कि केपी शर्मा ओली को छुपा कर रखा है, गुप्त स्थान पर रखा है, क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं उनके हाथ लगते तो तस्वीरें आज कुछ और ही होती। रज्जू जी, ये भी समझना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तख्ता पलट के बाद, क्योंकि केपी शर्मा ओली ने अब इस्तीफा दे दिया है, इसके आगे नेपाल को हम किस तरीके से उसके भविष्य को देख सकते हैं? क्या आने वाले समय में कुछ दिनों में चुनाव होगा, या फिर इन्हीं में से कोई एक आगे बढ़ेगा और नेपाल का अगले कुछ दिनों में नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा? देखिए, फिलहाल इसके लिए वेट करना पड़ेगा। इसमें देखना पड़ेगा कि सेना का रुख क्या है। पहला, सेना क्या चाहती है, दूसरा जो विपक्ष है वो क्या चाहता है, और तीसरा, क्योंकि राजशाही एक लंबे समय तक नेपाल में रही है, वहाँ का राज और राजतंत्र क्या चाहता है। जो चीज़ें मैच करेगी उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, भारत को भी देखना पड़ेगा। भारत का बिल्कुल करीबी राज है, एक लंबा बॉर्डर हम शेयर करते हैं नेपाल के साथ। भारत इस पूरी सिचुएशन को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि अगर आपके बॉर्डर में ही इम्पेशंस लोग हैं, पीस नहीं है और इस तरीके का एजिटेशन है जो हमने पहले देखा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, सेम चीज़ें आप देखिए नेपाल में हो रही हैं। तो भारत के लिए भी एक सोचने वाली बात है कि इतना करीबी नेबर और वहाँ पर अगर इस तरीके का एजिटेशन है, बॉलिंग है, सड़कों पर युवा हैं, तो भारत को भी सचेत रहना पड़ेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लेकिन रजत जी, ये भी देखना होगा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के सड़क पर उतरने की वजह से करोड़ों का नुकसान इस वक्त नेपाल को हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है कि ये वही युवा हैं जो अपने भविष्य को इस वक्त आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, भारत का भी एक लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है नेपाल के साथ, भले ही छोटा कंट्री हो, लेकिन ट्रेड ठीक ठाक है नेपाल के साथ भी, और इन्वेस्टमेंट भारत का बहुत है। तो ये देखना होगा कि आखिर ये बॉइलिंग पॉइंट जो था ये पहुंचा क्यों, क्या ये ऑर्गेनिक था या फिर किसी ने एम्बुश किया, किसी ने पीछे से पुश किया, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या कोई और देश पीछे खड़ा हुआ था, क्या और विदेशी एजेंसियां खड़ी हुई थी, क्या बाहरी ताकतों ने इस एजिटेशन को आगे बढ़ाया और इस लेवल तक लाया कि सरकार और सत्ता परिवर्तन वहां पर हो जाए। ये 2-3 पॉइंट्स है, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद से अब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में जश्न तो है, लेकिन शांति कब होगी? क्या ये गुस्सा केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद शांत हो जाएगा, या फिर ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? कब तक जारी रहेगा? आखिर नेतृत्व कौन करेगा? कई ऐसे सवाल है। इसी बीच रजत जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, आज ही के दिन पे सर्वदलीय बैठक भी इस दौरान बुलाई गई थी, और ये भी कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों के एक डेलीगेशन से बातचीत की जाएगी ताकि ये पूरा मामला शांत हो सके। अब ये सर्वदलीय बैठक कौन करेगा, कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? ये बैठक मुझे मुश्किल लगता है, जो विपक्ष है उसको देखना पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि ये मामला डायलॉग से, बातचीत से बहुत आगे जा चुका था। और आप देखिए कि जैसे ही इस्तीफा होता है, जैसे ही इस बात की खबर आती है कि केपी शर्मा ओली देश छोड़ चुके हैं, इस बात की खबर ही आती है कि इस्तीफा दिया है, तुरंत जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनका मोड चेंज हो जाता है। आप देखिए, जो अब लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं वो जश्न की तस्वीरें, यानी वो चाहते थे कि ऐसा हो और वो हो गया है। तो ऐसे में जब आदमी इस लेवल पर चला जाए, तो मुझे लगता नहीं कि उस वक्त केपी शर्मा ओली के लिए संभव था कि वो बातचीत का न्योता देते और एक डेलीगेशन बुलाते जेनजी का और उससे बातचीत करते। बिल्कुल रजत जी, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा है, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता है, लगभग 1 साल का वो समय जब बांग्लादेश से भी ऐसी तस्वीरें आई थी। शेख हसीना को तत्काल प्रभाव से देश छोड़ना पड़ा था और आज तक भी वो अपने देश नहीं लौट पाई है। क्या हम कह सकते हैं कि नेपाल भी उसी स्थिति में दोबारा से जा रहा है? बिल्कुल सेम स्थिति है जो स्थिति वहां पर थी, लेकिन ये देखना है कि केपी शर्मा ओली कहाँ जाते हैं, किस देश की शरण में जाते हैं, क्या वो भारत की तरफ आते हैं, भारत से बातचीत करते हैं, किसके टच में है, कहाँ लैंड करते हैं, क्योंकि अगर चॉपर से जा रहे हैं तो बहुत लंबी दूरी वो नहीं तय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अब देखना यही होगा कि केपी शर्मा ओली किस तरफ जाते हैं,
किसके संरक्षण में जाते हैं? बिल्कुल रजत जी, खबरें, क्योंकि नेपाली मीडिया का ये दावा है कि केपी शर्मा ओली दुबई का रुख कर सकते हैं और बीमारी का बहाना लेकर कुछ दिनों तक शरण ले सकते हैं। हालांकि ये तभी क्लियर हो पाएगा जब केपी शर्मा ओली वहां पहुंचेंगे और वहां की मीडिया के हवाले से ये जानकारी सामने आएगी। रजत जी, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आज हमने देखा था कि सुबह से ही लगातार मंत्रियों का इस्तीफा चल रहा था। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि केपी शर्मा ओली आज शाम को जब बैठक करेंगे उसके बाद इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इस्तीफे के बाद से अगर हम देखें तो नेपाल की स्थिति में बहुत ज्यादा अभी तक बदलाव नहीं देखा गया। देखिए, इस्तीफे के बाद से अब नई रणनीति शुरू हो गई है। मैंने फिर कहा, देखना होगा कि वहां की सेना क्या चाहती है, वहां का राजघराना क्या चाहता है, विपक्ष क्या चाहता है और सबसे ज्यादा वहां के युवा क्या चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनको बंद किया गया था वो फिर से चालू हो गए, लेकिन उसके बाद भी जो युवा थे वो माने नहीं। करप्शन एक बहुत बड़ा इशू था नेपाल में, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार एक लंबी बहस चल रही थी। वो गुस्सा आप सड़कों पर देख रहे हैं। तो अब वहां का युवा क्या चाहता है ये देखना होगा और वहां की सेना क्या चाहती है ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये समझना होगा क्योंकि लगातार जो तस्वीरें नेपाल से सामने आई हैं कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है। लेकिन रजत जी, ये भी एक चीज़ देखनी होगी हमें क्योंकि इस प्रदर्शन में कई ऐसे लोग हैं जिनकी जानें गई हैं, कई ऐसे युवा प्रदर्शनकारी हैं जो घायल हुए हैं, उनको लेकर भी काफ़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आर्मी की ओर से क्या आगे कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर क्या संभावना है? देखिए, जो रिहैबिलिटेशन काम है वो लगातार चल रहा है और मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय जो है भारत का वो भी संपर्क में होगा। अब आगे भारत की भूमिका इसमें क्या होगी, भारत किस तरीके से देखता है, वहां पर अगर सत्ता परिवर्तन होती है तो भारत किस ओर देखता है, ये एक सवाल होगा। हाँ, कुछ चीज़ें की जरूरत होगी। अगर जैसे आपने कहा कि इंजरीज है, वहां पर डैमेजेस बहुत हुए हैं, तो भारत से हमेशा आप याद करिए जब नेपाल में भूकंप आया था उस वक्त भी भारत ने ठीक ठाक मदद नेपाल को दी थी। बिल्कुल, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ में खड़ा होता है क्योंकि श्रीलंका में जब हालात बिगड़े थे तभी भी भारत साथ था। उसके बाद बांग्लादेश की भी स्थिति थी, तभी भी भारत ने हाथ बढ़ाया और शेख हसीना आज भी भारत में ही मौजूद हैं। लेकिन केपी शर्मा ओली की भूमिका को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। रजत जी, क्योंकि नेपाल में नेपोटिज्म भी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, युवाओं के अंदर ये रोष भी था कि नेपोटिज्म को बंद करना चाहिए, इसको लेकर भी वो सड़क पर उतरे थे। लेकिन ये भी देखना होगा कि एक दिन में प्रदर्शन इतना उग्र कैसे हो गया, क्या इसकी पटकथा पहले से लिखी जा रही थी, ये भी एक सोचने की बात है। देखिए, करप्शन हो चाहे वो भाई भतीजावाद हो, ये इशू आज एक दिन का नहीं था, ये बहुत समय से क्यूमुलेट कर रहा था और सोशल मीडिया पर ही सबसे ज़्यादा ये इश्यूज चल रहे थे। इसीलिए सरकार को लगा कि अगर इन इश्यूज को रोकना है, जो एक आप एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ लोगों के प्रति और खासतौर से युवाओं के प्रति गुस्सा है वो कम्युलेट कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, तो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई। कहा यह गया कि साहब जो एक नॉर्म्स होते हैं किसी भी देश के, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे और उनके दफ्तरों ने फॉलो नहीं किया था। ये सरकार का दावा था। रजत जी, आपको रोकना चाहूंगे, एक बड़ी जानकारी नेपाल से जुड़ी सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको दे देते हैं। नेपाल से जुड़ी ये बड़ी खबर, ओली को लेकर सेना किसी अज्ञात जगह पर जा रही है। देखिए, ओली को लेकर, क्योंकि केपी शर्मा ओली सेना लेकर गई है। देखिए, इसके पहले भी खबर आ रही थी, नेपाली मीडिया का लगातार दावा था कि सेना ने केपी शर्मा ओली को कहीं गुप्त जगह पर रखा हुआ है, लेकिन हेलीकॉप्टर की अब ये विजुअल आ गए हैं, ये बात क्लियर हो गई है कि केपी शर्मा ओली अपने स्थान से निकलकर सेना उनको किसी सुरक्षित स्थान पर, अज्ञात स्थान पर लेकर जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि केपी शर्मा ओली आज सर्वदलीय बैठक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद देखिए, केपी शर्मा ओली इसी चॉपर में सवार होकर अपने स्थान से निकल चुके हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इस्तीफा देने के बाद वो सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। क्योंकि केपी शर्मा ओली के लिए भी ये बात बिल्कुल प्रेडिक्टेड है कि अगर प्रदर्शनकारियों के हाथ गलती से भी चढ़ गए तो फिर नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। हमने देखा है कि वित्त मंत्री को रास्ते पे दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों ने पीटा है, घरों को आग के हवाले कर दिया है, और ऐसे में ये तस्वीरें नेपाली मीडिया लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि केपी शर्मा ओली किसी गुप्त स्थान पर छुपे हुए हैं। और हमने देखा कि प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में आकर केपी शर्मा ओली के घर को भी आग के हवाले कर दिया। और अब ये तस्वीर सामने आ रही है जहां केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद जश्न तो देखा ही गया, लेकिन केपी शर्मा ओली अब अज्ञात स्थान पर ले जाए जा रहे हैं। कहाँ ले जाए जा रहे हैं, कब तक वहां पर छुपे रहेंगे, सेना कहाँ लेकर जा रही है, क्या देश से बाहर लेकर जा रही है या फिर देश के किसी एक कोने में सुरक्षित स्थान है जहां पर वो लेकर जा रही है, इन तमाम सवालों को तमाम सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब का जवाब मिलना मुश्किल है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत जी हमारे साथ बने हुए हैं। रजत जी, केपी शर्मा ओली क्योंकि
चॉपर पे बैठ चुके हैं और अज्ञात स्थान पर ले जाए जा रहे हैं। अब ये कयास भी हो गए कि क्या अपने देश में ही कहीं पर वो छिपे रहेंगे या फिर अपना ये देश भी बदल सकते हैं। क्या हो सकता है आगे, क्या संभावना है? देखिए, इसमें दो चीजें। पहला, क्या सेना का कॉन्फिडेंस अभी भी केपी शर्मा ओली में था? पहला, अगर है तो सेना उनको सेफ हाउस में ले जाएगी और नेपाल की सीमाओं के अंदर रखेगी। पहला, अगर ऐसा नहीं है, सेना भी विद्रोह में है, तो सेना देश से बाहर करेगी, जिसमें वापस आने में केपी शर्मा ओली को दिक्कत हो। तो ये डिपेंड करता है कि सेना का मूड क्या है, सेना का झुकाव किस तरफ है। अगर केपी शर्मा ओली के साथ सेना है तो सेना सेफ हाउस में रखेगी। ये सेना की जिम्मेदारी है कि चाहे जितना एग्रेशन हो, चाहे जितने लोग हों, इस व्यक्ति की सुरक्षा सेना को करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब रजत जी, ये चीज़ें भी याद आती है कि जब बांग्लादेश में ये पूरा वाकया हुआ था तो जितनी भी वहाँ पर प्रदर्शनकारियों के आगजनी की वजह से, प्रदर्शन की वजह से मौतें हुई थी, उन सबका इल्ज़ाम शेख हसीना पर था। तो क्या आगे ये तस्वीर और आगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कल जो 20 मौतें हुई हैं इसका जिम्मेदार केपी शर्मा ओली को माना जाएगा? देखिए, जब भी इस तरीके का विद्रोह होता है, आगजनी में और प्रोटेस्ट में जितनी भी मौतें होती, जितनी भी नुकसान होती, वो उस लीडर जिसके खिलाफ होता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। अगर सत्ता खिलाफ थी शेख हसीना के, तो आप देखिए अभी भी आपराधिक मामले और वो सब उनके देश में चल रहे हैं। अब ये देखना है कि केपी शर्मा ओली नेपाल में ही रहते हैं, आर्मी के किसी सेफ जोन में रहते हैं, या फिर नेपाल से बाहर सेना उनको करती है। ये मुझे लगता है अगर फ्लाई किया है तो चॉपर अगर मैक्सिमम फ्लाई कर सकता है तो 2 घंटे फ्लाई कर सकता है, इससे ज्यादा फ्लाई नहीं कर सकता एक वन गो में। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि केपी शर्मा ओली इस हेलीकॉप्टर से कहां लैंड करते हैं। बिल्कुल रजत जी, लेकिन एक सवाल जो है वो दर्शकों के मन में भी बार बार बना हुआ है और हमारे देश में भी लगातार इस नेपाल की हिंसा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच सवाल यही उठता है रजत जी कि आखिर इसके बाद नेपाल का नेतृत्व कौन करेगा, सत्ता पर कौन काबिज होगा, और चुनाव को लेकर क्या जानकारी होगी और क्या आगे का फैसला होगा, और आखिर फैसला कौन लेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर संशय बना हुआ है। तो रजत जी, आपसे देखिए एक ही सवाल और होगा, क्योंकि नेपाल के हालात पर भारत भी ऐसा देश है जहां पर चिंता लगातार बनी हुई है, क्योंकि कई ऐसे रिश्तेदार हैं भारतीयों के जो नेपाल में रहते हैं और हमारा तो पारंपरिक रिश्ता भी है नेपाल के साथ में। ऐसे ही जो स्थिति बनी हुई है और अब केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद क्या चुनाव जल्द होंगे, ये फैसला कौन लेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं संशय भी बना हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि पहले ये जो हालात हैं ये न्यूट्रलाइज हों, जो जिंदगी है वो वापस लौटे अपनी पटरी पर, और उसके बाद सवाल ये है कि अब इस वक्त सत्ता किसके पास होगी। क्या वहाँ के कोर्ट्स द्वारा चलाया जाएगा, क्या वापस जो राजा हैं उनके हाथ में सत्ता जाएगी, या फिर आर्मी के पास जाएगी, या फिर जो विपक्ष और पक्ष के बड़े नेता हैं जिनकी स्वीकारिता है वहाँ पर, उस स्वीकारिता वाले लोग बैठकर एक बोर्ड गठन करेंगे और उसके बाद नेपाल को धीरे धीरे पटरी पर लाएंगे, उसके बाद चुनाव होगा। तो ये अभी इंतजार करना पड़ेगा। पहले तो एग्रेशन खत्म हो, जो डैमेजेस हुए वो ठीक हो, जो चीज़ें सैनिटाइज होनी है, चाहे वहाँ का पार्लियामेंट हो, चाहे वहाँ के बड़े संस्था हो, वो सब ठीक हो, उसके बाद इस पर फैसला होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से 3 देशों में, जो कि भारत के ही पड़ोसी देश है, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, ये जो तस्वीरें इन तीनों देशों से सामने आई हैं, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक हालात लगातार नेपाल में बने हुए हैं। सवाल ये भी उठता है रजत जी कि अगर ये पूरी हालात जो हैं और करोड़ों के नुकसान के बाद जिंदगियां पटरी पे कैसे लौटेंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें तबाह हुई हैं, लोगों के जो मुद्दे थे वो डिस्कस किए जाते थे संसद भवन में, उन तमाम चीज़ों को आपके हवाले कर लिया गया है। तो आगे आखिर उनके मुद्दों को लेकर किस तरीके से चर्चा होगी, चर्चा कौन करेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर संशय अभी भी बना हुआ है। बनाई जाएगी जिस कमेटी में पक्ष विपक्ष के नेता होंगे। हो सकता है कि जो स्टूडेंट डेलीगेशन है, जेनजी के लोग हैं, इनको भी कहीं ना कहीं उसमें रखा जाए, और रखने के बाद ये तय किया जाए कि हाँ आगे क्या करना है। तो ये मुझे लगता है कि एक समूह ऐसा कमेटी बन सकती है, अगर सेना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है नेपाल को लीड करने में। ये 2 चीजें अलग अलग है। मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ पर सबसे ज्यादा भूमिका हो जाती है सेना की, कि सेना क्या चाहती है। अगर सेना ही लीड करना चाहेगी तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, और क्योंकि लगातार देखिए ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही है, तोड़फोड़ की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तोड़फोड़ की ताज़ा तस्वीरें देखिए, लगातार प्रदर्शनकारी
मंत्रियों के घरों में घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। कई ऐसे मंत्रियों के घर है जिनको आग के हवाले कर दिया गया, यानी कि कह सकते हैं कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा तो दे दिया है, कहीं ना कहीं जश्न भी प्रदर्शनकारियों ने मनाया, लेकिन गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। रजत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत जी, गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है, आखिर ये गुस्सा कब शांत होगा, कैसे शांत होगा, इस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। तो देखिए किस तरीके से घरों के कांच तोड़े जा रहे हैं, पत्थर लगातार बरसाए जा रहे हैं, घरों को क्षति पहुंचाई जा रही है। देखिए पत्थर, ईंट, जो भी प्रदर्शनकारियों के हाथ में आ रहा है वो सब कुछ वो फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ लगातार कर रहे हैं और इस चीज़ को लेकर देखिए कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो हालात और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी, ये सभी युवा वर्ग के प्रदर्शनकारी हैं, सबकी उम्र 18 से 30 साल की उम्र में आप कह सकते हैं। जेनजी का ये गुस्सा उस वक्त भड़क गया जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी गई थी। देखिए 26 ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जिन पर रोक लगाई गई थी, इसी को लेकर ये युवा सड़क पर उतर गए और आजकल हम जानते हैं कि युवाओं के लिए ऑक्सीजन की तरह सोशल मीडिया और इंटरनेट काम करता है। ऐसे में अगर युवाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखिए किस तरीके से लूटपाट चल रही है और बिल्कुल अगर हम याद करें तो श्रीलंका की ये तस्वीरें हम कह सकते हैं। ऐसे ही प्रदर्शनकारी तमाम मंत्रियों, सांसद के घर में घुसे थे और इस वक्त तमाम चीज़ों को लूट कर अपने घर ले गए थे। यही तस्वीरें इस वक्त नेपाल के सामने आ रही है, लाइव तस्वीरें देखिए जहां पर हेलमेट लगाए हुए आपको ये युवा नजर आ रहे होंगे और इस युवा ये जो है इसमें सिर्फ मेल नहीं बल्कि फीमेल्स भी शामिल है, इसमें महिला प्रदर्शनकारी भी शामिल है जो लगातार कल से सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और देखिए संसद भवन को भंग करने की मांग की गई थी। इसी बीच केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों में जश्न का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है। इस चीज़ को लेकर देखिए प्रदर्शनकारी इस वक्त लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मंत्रियों के घर पर घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये कि किस तरीके से हेलमेट पहनकर लगातार ये प्रदर्शनकारी देखिए अलग अलग मंत्रियों के घर पर घुसे हुए हैं और देखिए जश्न मनाते हुए वो नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुशी भी इनके बीच में देखी जा रही है। वो चेयर अप कर रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन को, पूरे तोड़फोड़ को। और कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि केपी शर्मा ओली के देखिए आप देखिए ताज़ा तस्वीरें हम आपको नेपाल से दिखा रहे हैं जहां पर न सिर्फ तोड़फोड़ बल्कि घरों में घुसकर आगजनी भी की जा रही है और कई ऐसे मंत्री हैं जिनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के पीटा इन प्रदर्शनकारियों ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो नेपाल संपन्न था सांस्कृतिक तौर पर, अगर हम नेपाल को देखते हैं तो नेपाल अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत आगे रखता है, लेकिन आज की जो तस्वीरें आ रही है देखिए बारिश होने लगी है नेपाल में, ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं रुक रहे हैं, नहीं थम रहे, लगातार आग के हवाले तमाम प्रॉपर्टीज को कर रहे हैं। करोड़ों का नुकसान इस बीच हम कहते हैं कि नेपाल को हो चुका है, लेकिन केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आग के हवाले देखिए तमाम चीज़ों को ये प्रदर्शनकारी करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इस प्रदर्शन को वो चेयर अप कर रहे हैं, मानो कितनी बड़ी उपलब्धि उनके हाथ लग गई हो। कहीं ना कहीं इन युवाओं को सोचना होगा कि ये जो आग वो लगा रहे हैं, जिन घरों को, जिन संसद भवन को आग लगा रहे हैं, ये वही नेपाल का भविष्य है। कल को जब दूसरी सरकार होगी तो इन्हीं के मुद्दों को वहाँ पर लेकर जाया जाएगा, संसद भवन में इन्हीं के मुद्दों को उठाया जाएगा और चर्चा की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आज नेपाल की ये तस्वीरें, ये हालात, ये मंजर सामने आ रहे हैं, नेपाल के ये हालात जिसने जिसने देखे हैं, सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर वहाँ की सरकार एक दिन भी इन प्रदर्शनकारियों को न रोक सकी, सक्षम नहीं थी। और आप देख सकते हैं कि केपी शर्मा ओली के इस्तीफे को किस तरीके से जश्न के तौर पर ये युवा जश्न मना रहे हैं और खुश हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो चेयर अप करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनको आग के हवाले कर दिया गया है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेतृत्व कौन करेगा, कौन है जो इनके बीच मध्यस्थता करेगा? क्या आर्मी बीच में उतरेगी या विपक्ष का कोई नेता आएगा, या फिर
देखना होगा कि क्या इन प्रदर्शनकारियों का एक डेलीगेशन, क्योंकि देखिए प्रदर्शन जब आमतौर पर होता है तो प्रदर्शन का एक चेहरा होता है, एक नेतृत्व होता है, लेकिन ये जो प्रदर्शन कल से हमने नेपाल की सड़कों पर देखा है इसका कोई नेतृत्व करता हुआ नजर नहीं आया। यानी कि सब अपने आप में इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, सब अपने आप में उग्र नजर आए, किसी ने पत्थर फेंके तो किसी ने आगजनी की और ऐसे करते ही कई प्रॉपर्टीज को आग के हवाले कर दिया। हालांकि सेना, आर्मी, पुलिस सब सड़कों पर उतरी, 20 लोगों की इसमें मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन इनके बीच में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, केपी शर्मा ओली के इस्तीफे को लेकर खुशी जरूर है, लेकिन गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं लगातार ये जो प्रदर्शनकारी है वो हेलमेट पहनकर, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रदर्शन में हेलमेट की क्या जरूरत है। देखिए लगातार प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसे में उनको चोट ना लग जाए उसके लिए वो पूरी सेफ्टी बरत रहे हैं और हेलमेट लगा के वहां पर पहुंचे हुए हैं।